बीते दिन झारखंड में एक नई सरकार के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई। हेमंत सोरेन ने शपथ ली और वो मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड की गद्दी पर विराजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक और प्रदेश के नतीजे झारखंड के साथ आए थे, महाराष्ट्र की राजनीति के नतीजे, जहां पर 288 सीटों के लिए चुनाव में मतदान हुआ और महायुति गठबंधन ने वहां पर जीत हासिल की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार एनसीपी का गुट शामिल था। बीजेपी 132 सीटें जीती, सबसे बड़ी पार्टी बनी और जो ये गठबंधन है इसने वहाँ पर सरकार बनाने के लिए अपना सबसे बड़ा दावा भी पेश किया, क्योंकि सबसे बड़ा गठबंधन यही बनकर उभरा। लेकिन अभी भी बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारी चर्चाएं और मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आ पा रहा है। शपथ ग्रहण की तारीख तो बहुत दूर की बात है, लेकिन क्या कुछ इसमें अपडेट्स आ रहे हैं, क्या नई जानकारियां सामने आ रही हैं? बीते दिन से लगातार आप देख रहे होंगे, कई दिनों से सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, वेबसाइट्स में, अखबारों में ये खबरें आ रही हैं कि आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है, कल हो सकता है। कल काफ़ी सारी ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई मुरारी जी, कि दिल्ली तक तमाम नेता चल कर आए महाराष्ट्र से और बैठक की। क्या उस बैठक के नतीजे निकले, बैठक किसके साथ हुई, क्या क्या तस्वीरें सामने आई, जिस पर बहुत सारे समीकरण लोग लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं। मुरारी मेरे साथ हैं, वो आपको तमाम जानकारी देंगे। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ही अभी। जी। तो उस एक तस्वीर की सबसे ज़्यादा चर्चा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीच में खड़े हैं। उनकी बाईं तरफ एकनाथ शिंदे और दाईं तरफ देवेंद्र फडणवीस है। तो अमित शाह जो है कि वो गुलदस्ता दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को, और इधर ऐसा लग रहा है कि वो एकदम जो एकनाथ शिंदे वो एकदम शांत मुद्रा के साथ और कोई उनके अंदर कोई भाव उस तरीके से भाव शून्य होकर देख रहे हैं। तो उससे उस तस्वीर पर कई सारी बातें लिखी जा रही हैं कि शिंदे शायद नाराज़ हैं क्योंकि वो सीएम थे और अब वो शायद राज्य के सीएम नहीं रहेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको बात ये बता दूं कि ये जो तस्वीर है वो एक तस्वीर है, और भी तस्वीरें हैं इसमें कि उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अजित पवार को भी गुलदस्ता दे रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे को भी गुलदस्ता दे रहे हैं। लेकिन ये बात एकदम लगभग तय है कि वो एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के सीएम नहीं होंगे। उन्होंने खुद ट्वीट करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है। क्या बात हुई है कि वो बोले हैं कि मैं किसी भी तरीके का रोड़ा नहीं बनूंगा। ऑब्स्टेकल उन्होंने शब्द यूज़ किया कि वो किसी भी तरीके का रोड़ा नहीं बनेंगे। महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर उनको सीएम पद से हटाया भी जाता है, हटना भी पड़ता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कल जो बैठक हुई केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पे जो दिल्ली में हुई, उसमें जो तीन जो मुख्य नेता हैं महाराष्ट्र के, जो जीता हुआ गठबंधन है, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, वो आए थे। तो 3-4 मुद्दों पे बेसिक बात हुई कि सीएम कौन बनेगा, उसके अलावा जो ये कैबिनेट बर्थ्स होंगी वो किसको कितनी मिलेंगी, और उनमें भी जो टॉप कैबिनेट बर्थ्स होते हैं। क्योंकि अगला सवाल मुरारी यही है, जो शिवसेना के समर्थक हैं, शिंदे गुट के या एनसीपी के या महाराष्ट्र की राजनीति पे जो लोग नजर रखते हैं, जो वहां से आते हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि ठीक है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, आप 132 सीटें जीत कर आ गए 288 में से, आप बहुमत अकेले दम पर भी हासिल कर सकते थे, कुछ ही सीटें कम रह गई। तो अगर आपके पास सीएम पद जा रहा है तो वो कौन कौन से मंत्रालय हो सकते हैं जिस पर शिवसेना को या एनसीपी को थोड़ा सा ये लगेगा कि ठीक है, एक गठबंधन धर्म निभाते हुए उन्हें भी ठीक ठाक मंत्रालय मिल गए? कि जो ये मतलब अगर हम पहले जाएं, जब ये सरकार गिरी थी, एमवीए की सरकार जब गिरी थी, तो शिंदे जो उसके सबसे बड़े चेहरे बन के उभरे थे और उनको वो सीएम का पद मिला भी था। एक तरीके से कहा जा रहा था कि अनएक्सपेक्टेड सा एक कदम है, और उनको अचानक से सीएम जूनियर नेता, अचानक से वो महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस का अपमान, कई मतलब विपक्ष की तरफ से बोला गया, मतलब जो कि ये एक तरीके से बीजेपी के साथ हाथ में खेल है। लेकिन इस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो शिंदे ने अपनी पोजीशनिंग की थी, अपने आप को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी। खासकर जो वो योजना लाए थे लाड़की बहन वाले, उन्होंने अपने आप को भाई बताया था वहाँ की महिलाओं का, राज्य की महिलाओं को और युवाओं को अपना साथी बताया, किसानों को, तमाम सारी। लेकिन जब ये देखा गया कि बीजेपी 132 सीटें ले आई है और 13 सीटें अगर उसको और मिल जाती तो वो अकेले दम पर ही सरकार बनाने के लिए राजी मतलब तैयार हो जाती,
और इसमें फिर ये देखा गया कि बीजेपी के कई उम्मीदवार भले वो बीजेपी की टिकट से नहीं जीते हैं, वो एनसीपी और शिंदे सेना की टिकट पे जीते हैं। तो एक तरीके से एक लगभग रिजल्ट आते ही कंसेंसस बन गया कि जो सीएम जो होंगे वो बीजेपी के ही होंगे। तो उसके बाद से एनसीपी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने एक तरीके से एक्सेप्ट भी कर लिया कि हम जो बार्गेनिंग जो हमारी होगी वो हम कैबिनेट पोर्टफोलियोज में करेंगे, जो टॉप के मंत्रालय होंगे। तो इसमें जो कल जो मीटिंग में जो बात आई सूत्रों के हवाले से, उसमें यह था कि शिंदे की तरफ से कहा गया कि ठीक है आप सीएम अपना बनाइए, लेकिन मुझे कम से कम गृह मंत्रालय दे दीजिए हमारी पार्टी को। तो बीजेपी की तरफ से बोला गया कि नहीं, अगर जो सीएम है उसके पास वो सीएम तो रहेगा ही, साथ अगर उसके पास होम डिपार्टमेंट नहीं है तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है सीएम बनने का, क्योंकि फिर वो जो कानून व्यवस्था और तमाम सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो सीएम के भरोसे रहती। तो ऐसी बात चल रही है कि जो 42 से 43 सीटों का फॉर्मूला बनेगा कैबिनेट बर्थ का, उसमें से 20-22 सीटें बीजेपी के पास रहेंगी, 10 से 12 शिंदे सेना के पास रहेंगी और 10 के करीब सीटें अजीत पवार के पास रहेंगी। तो इसमें जो टॉप के मंत्रालय होंगे, जैसे जो अर्बन डेवलपमेंट होता है वो महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, खासकर मुंबई और जो बड़े बड़े शहर है, वो शिंदे सेना के पास जा सकता है। जो पीडब्ल्यू, जो लोक निर्माण, जो सरकारी जो आप निर्माण देखते हैं ना, ये पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वो डिपार्टमेंट शिंदे के पास जा सकता है। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो अजित पवार के पास जा सकती है। और कृषि और सहकारिता, ये सब तमाम जो ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट है, इन सब पर भी अजित पवार की एनसीपी की नज़र है। तो ये नेगोशिएशन अभी चल रहा है। तो जैसे ही ये नेगोशिएशन होगा वैसे ही मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो जाएगी और उस बैठक में मोस्ट प्रोबेबली देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और वही फिर सीएम। क्या कोई तारीख भी अभी हमारे सामने आई है कि वोट टेकिंग की क्या तारीख हो सकती है? कुछ ऐसी जानकारी निकल के आई है उस मीटिंग से सामने? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगना नहीं है। 2 से 3 दिन की बात कही जा रही है कि 2 से 3 दिन में मुंबई में बीजेपी की बैठक, बीजेपी विधायक दल की बैठक हो जाएगी। कल की मीटिंग में एक जो ज़रूरी बात और ये हुई, जो चर्चा हुई कि जो ज़्यादातर जो जीता हुआ गठबंधन, उसके ज़्यादातर विधायक जो हैं वो मराठा कम्युनिटी से आते हैं, है ना। तो अगर सीएम देवेंद्र फडणवीस बनते हैं, वो ब्राह्मण समाज के नेता हैं, और जब उनका पिछला कार्यकाल था तो हमने देखा था कि कितना रिफ्ट रहा ये जातियों का, खासकर जो मराठा मूवमेंट था। और जो उसके जो लीड कर रहे थे जरांगे पाटिल, उन्होंने बोला था कि देवेंद्र फडणवीस मराठा कम्युनिटी से हेट करते हैं। तो इस इक्वेशन पर भी कल बात हुई है कि आखिर अगर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाएगा, वो ब्राह्मण चेहरा होंगे, तो ये जो एक बड़ी आबादी, लगभग 33% की आबादी है महाराष्ट्र में मराठों की, तो ये इक्वेशन कैसे मतलब सेट किया जाएगा। तो इस बारे में भी चर्चा हुई। कई सीनियर लीडर्स से बात की, विनोद तावड़े से भी बात की, अमित शाह ने, तो इस मुद्दे पर भी प्रॉपर चर्चा हुई। और एक इस पूरी मीटिंग के बाद ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं इसी लाइन के ऊपर जो आज विपक्ष भी इस पर बयानबाजी कर रहा है, जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे, यूबीटी गुट जो है उनके नेता संजय राउत, उनकी तरफ से भी एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, एक ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो सत्ता की चाबी है वो एक तरीके से दिल्ली के पास चली गई है और दिल्ली से ही महाराष्ट्र की सत्ता चलेगी क्या। तो ये जो महाराष्ट्र दिल्ली वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है कि सत्ता जो है वो दिल्ली से चलेगी या मराठों के केंद्र महाराष्ट्र से चलेगी, तो इस पर क्या तो कुछ उन्होंने बताया? ये देखिए, मतलब संजय राउत एक मतलब उनके बयान लगातार वायरल होते पहले उनके ये थोड़ा सुना भी देते हैं, फिर अगर हम इस पे ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है। अब एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है, जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड उनकी मांगे कुछ भी हो। लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा, हाईकमांड है। तो मतलब संजय राउत का आपने बयान सुना और आप जानते ही हैं कि वो मतलब एक इस तरीके के ही नेता रहे। वो उस तरीके के बयान उस तरीके से देते हैं और बहुत ही मजाकिया और बहुत ही ऐसा लगता है कि वो चोट करना चाहते हैं।
तो उसी संदर्भ में इन्होंने बयान दिया और लगातार अपनी बात वो दोहरा रहे हैं कि ईवीएम की वजह से ये पूरा का पूरा ये जो महाराष्ट्र में हुआ वो ईवीएम की देन है। उन्होंने बोल भी दिया कि मंदिर बनवाना चाहिए ईवीएम का, इसमें बीच में ईवीएम होनी चाहिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी होने चाहिए और दूसरी तरफ अमित शाह। तो ये जो महाराष्ट्र दिल्ली वाला जो ये जो दिया उन्होंने, उसका मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि इतिहास में अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब और शिवाजी महाराज का जो ये संघर्ष रहा, तो इसको हमेशा से ऐसा देखा गया कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो मराठा प्राइड है, जो मराठा कम्युनिटी है, वहाँ से जो लोग आते हैं, वो कभी दिल्ली की जो सेंट्रल पावर है उसके आगे कभी झुके नहीं। तो जो ये रेफरेंस इन्होंने दिया है संजय राउत ने कि दिल्ली से अब चलेगी सरकार, तो एक तरीके से वो महाराष्ट्र के लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आपने अपनी सरकार नहीं चुनी है, वो सरकार आपकी चलेगी कहीं और से, और वो कहाँ से चलेगी, वो दिल्ली से चलेगी। वहाँ पे जो बड़े नेता बैठे हैं वो तय करेंगे कि आपकी सरकार कैसे चलेगी। अच्छा, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप ये सब चीज़ें बोलने के लिए ज़्यादा फ्री होते हैं। हाँ। क्योंकि अगर आप सोचिए महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती तो क्या शिवसेना के नेताओं को दिल्ली आना पड़ता बातचीत के लिए, या कुछ ऐसे सामंजस्य से बैठ सकते थे वहाँ पे? देखिए, मतलब जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद से कांग्रेस की हैसियत तो बढ़ी ही है ना, और उसकी सेंट्रल लीडरशिप की हैसियत बढ़ी। वो हाल के 2 विधानसभा चुनाव जो डिबेकल रहे हैं उसके हरियाणा का और महाराष्ट्र का, वो जरूर आ रहे। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्थिति एकदम अलग होती, हरियाणा का चुनाव भी कांग्रेस जीत जाती और महाराष्ट्र में भी अच्छा प्रदर्शन करती, तो जाहिर सी बात है कि मतलब राजनीति जो है वो परिस्थितियों का ही खेल है सारा का सारा। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कितने मजबूत हैं तो आपके पास पावर ज़्यादा रहेगी, आपके पास ज़्यादा शक्ति रहेगी कि आप बार्गेन कर लें। आपके पास पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि बीजेपी चाहे तो शिंदे सेना और अजीत पवार को हटा सकती है, उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है कि कुछ विधायकों का इंतजाम करना, ऐसे तमाम काम होते रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं, वहाँ पे जो सारा का सारा जो मुकाबला होना है वो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनके बीच होगा। इसलिए बीजेपी चाहती है कि उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया जाए। इसके बाद महाराष्ट्र में होने हैं पंचायत चुनाव, जो रूरल चुनाव, उनमें जो स्थिति मजबूत रहती है वो एनसीपी की हिस्टोरिकली मजबूत रही है। शरद पवार उसमें एक बड़े फेज रहते हैं, तो बीजेपी चाहती है कि वो अजीत पवार के जरिए वो उन चुनावों में भी कर सके। तो इसलिए अभी उनकी ज़रूरत है। जब ये दोनों चुनाव हो जाएंगे तब परिस्थितियां अलग होंगी। जैसा कि मैंने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है सारा। तो ये तमाम चीज़ें जो कल मीटिंग हुई, जो बैठक हुई दिल्ली में, उससे निकल कर आ रही हैं। तमाम हेडलाइंस आपको देखने को मिल रहे हैं कि आज सीएम के पद का ऐलान होगा, कल होगा, जब होगा ललन टॉप पर आपको सबसे पहले बताया जाएगा। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।